50 करोड़ साल पुरानी अरावली। जब इंसान ने आग जलाना भी नहीं सीखा था, तब ये पहाड़ सांस ले रहे थे। आज यही अरावली हमारी हवा, हमारे पानी, हमारे मौसम की लाइफलाइन चुपचाप मार दी जा रही है। ये सिर्फ पत्थरों की पहाड़ी नहीं है, ये दिल्ली एनसीआर की ढाल है। जमीन के नीचे छुपा पानी है, रेगिस्तान के आगे खड़ी दीवार है। लेकिन सवाल ये है कि जिसने हमें बचाया, उसे बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हर कटता हुआ पहाड़, हर खनन की धमकी, हर डेवलपमेंट का बहाना असल में हमारे भविष्य पर वार है। अरावली खत्म हो रही है, धीरे कानूनी कागजों में और तेजी से जमीन पर। अपराधी हमारे पेड़ पौधों, जंगलों और पहाड़ों को अपराधी घोषित कर रहे हैं और हम ये अपराध चुपचाप होता हुआ देख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। घटियापन की इंतहा क्या होती है? कोई कितना घटिया हो सकता है, ये देखना हो तो भारतीय मीडिया के टीवी एंकर्स को आप देख लीजिए। रजत शर्मा पूरी बेशर्मी और बेहयाई के साथ अरावली पर्वत को दिल्ली में प्रदूषण का कारण बताते हैं। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। आखिर किसके लिए और क्यों रजत शर्मा एक पर्वत श्रृंखला को विलेन घोषित कर रहे हैं? उन लोगों के लिए जिनका लालच इतना बड़ा है कि पूरे देश के जंगल, जल, पहाड़ खाने के बाद भी पेट नहीं भरेगा। अरावली को खत्म करने की भूमिका लिखी जा रही है, जिसमें सरकार, बिजनेसमैन और मीडिया सब शामिल हैं। रजत शर्मा ने जो तर्क दिया है ना, वो केवल झूठ नहीं है, बल्कि बहुत ही वाहियात है। अब जिसने जमीन बेच दिया, आत्मा बेच दी, उसे देश के बिकने से क्या ही दिक्कत होगी? चलिए इस आदमी के झूठ की धज्जियां उड़ाते हैं। ये एंकर एक बात कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली की प्रदूषित हवा बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि अरावली पर्वत दीवार बन करके उसे रोक देता है, जिससे प्रदूषण बढ़ जाता है। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड इन्हें लोक कल्याण मार्ग से आया है, जिसे ये रट रहे हैं। एक बात पर गौर करिएगा, नेपाल 8 किलोमीटर ऊंचे हिमालय पर्वत की तलहटी में है, वहां प्रदूषण नहीं है। अपने देश की बात करें तो मेघालय देखिए आप, 3 तरफ से पहाड़ से घिरा है, मगर वहां पोल्यूशन नहीं है। लेकिन दिल्ली में अरावली के कारण प्रदूषण वाली हवा कैद हो जाती है, जिसकी औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर है और कई जगहों पर 100 मीटर से भी कम है। इसका मतलब है कि दिल्ली में कुछ तो ऐसा है जो बाकी पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं होता है। मैं बताती हूँ, वहां प्रदूषण पे पॉलिटिक्स नहीं होता। जो अरावली सालों से ढाल बनकर के दिल्ली को बचाए हुए है, उसे ये लोग दीवार साबित कर रहे हैं ताकि मालिक का पेट भर जाए। अरावली दिल्ली को रेगिस्तान बनने से रोकती है। अरावली थार रेगिस्तान, थार मरुस्थल से उठने वाली रेत और धूल को आगे बढ़ने से रोकती है। ये एक प्राकृतिक बैरियर की तरह काम करती है, जिससे रेतीले इलाकों से हवा द्वारा लाए गए कण सीधे दिल्ली और एनसीआर तक नहीं पहुंच पाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली के कटने या खत्म होने पर धूल भरी आंधियां और रेतीला वातावरण दिल्ली तक ज्यादा प्रभावी रूप से पहुंच सकता है, जिससे वायु प्रदूषण और जीवन के लिए जोखिम बढ़ जाएगा। यानी अरावली से प्रदूषण बढ़ नहीं रहा है, बल्कि रुका हुआ है। दिल्ली के लोगों को थोड़ा बहुत पानी जो अभी भी मिल पा रहा है, इसके लिए दिल्ली वालों को अरावली का शुक्रिया कहना चाहिए। अरावली के कारण भूजल रिचार्ज होता है। अरावली की चट्टानी संरचना बारिश के पानी को अंदर जाने देती है और वो धीरे धीरे भूमि के नीचे जमा हो जाती है, जिससे भूजल स्तर बना रहता है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार 1 हेक्टेयर हिस्सा 2 मिलियन लीटर से अधिक पानी जमा कर सकता है। शोधों में यह भी दिखाया गया है कि अरावली के इलाके में भूजल रिचार्ज प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं और इन पहाड़ियों के बिना पानी का प्राकृतिक संरक्षण बहुत ही कठिन होता है। गर्मी में दिल्ली प्रेशर कुकर बन जाती है, ठंड में ठिठुरती है। अरावली अगर ना हो ना तो मौसम और बेढंगा हो जाएगा। अरावली हवा के बहाव को बदलती है, जिससे मौसमी बादल पूर्व या हिमालय की ओर प्रभावित होते हैं, जिससे वर्षा और तापमान पर असर होता है। इससे स्थानीय मौसम और वायुमंडलीय संतुलन बना रहता है।
सकता है। ऐसे में अगर अरावली को हटा दिया जाए तो तापमान वृद्धि, हीट वेव और असामान्य मौसमी पैटर्न जैसी समस्याएं उभर सकती हैं। बताइए, जो पर्वत दिल्ली को सांस दे रहा है, बचाए हुए है, उसे ये अपराधी बना करके मार देना चाहते हैं। अरावली में पाए जाने वाले जंगल और वनस्पति धूल और प्रदूषण कणों को फिल्टर करते हैं, जिससे आसपास की हवा की क्वालिटी थोड़ी बेहतर रहती है। दिल्ली एनसीआर में अरबों लोगों के जीवन के लिए ये क्षेत्र ऑक्सीजन, छाया और जैव विविधता प्रदान करता है, जैसे कि पक्षियों और जंगली जीवों के लिए आवास। खुद सरकार की रूपरेखा और रिस्टोरेशन योजनाएं ये मानती हैं कि अरावली उत्तर भारत के पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाती है, जैसे कि रेगिस्तान के फैलाव को रोकना, पानी का संरक्षण, वायु गुणवत्ता में सुधार और स्थानीय जलवायु नियंत्रण। हरियाणा सरकार की रिपोर्ट स्टडीज में यह पाया गया है कि अरावली का 40% हिस्सा पिछले 4 दशकों में घट गया है और इसका असर धूल, प्रदूषण और जलवायु पर पड़ रहा है। जिस अरावली के इतने फायदे हैं और फायदे ही फायदे हैं, उसे मिटाने का प्लान आखिर क्यों और किसके लिए किया जा रहा है? ये सारा तमाशा चल रहा है अवैध खनन को वैध बनाने के लिए, ताकि मोदी सरकार के मित्र उद्योगपति आराम से पहाड़ों को कुतर सकें। इन मित्रों का अमीर बने रहना जरूरी है, चंदा वहीं से ना आता है। लोग, पर्यावरण आज है कल नहीं है, बिजनेस चलते रहना चाहिए। सरकारी मित्रों के निशाने पर खाली अरावली नहीं है, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ही है तो आप गलत हैं। देश भर की पर्वत श्रृंखलाओं का अवैध खनन सरकारी संरक्षण में चल रहा है, चाहे वो वेस्टर्न घाट्स हो या नियमगिरी पर्वत श्रृंखला। इसी लूटपाट का खुला खेल वैध कराने के लिए सरकार ये सब कर रही है। यह सारा मामला खबरों में आया जब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा को स्वीकार कर लिया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत बनी समिति ने सुप्रीम कोर्ट में अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा की सिफारिश की, जिसके अनुसार ऐसी कोई भी जमीन जिसकी ऊंचाई स्थानीय भूभाग यानी कि जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक हो, वही अरावली पहाड़ी कहलाएगी। यानी कि जमीन से 100 मीटर ऊंचा अगर नहीं है तो पहाड़ी नहीं है। इस सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद से देश भर में हंगामा मच गया। अरावली पर आश्रित लोग सड़कों पर उतर आए और पूरे देश में प्रदर्शन अभी भी हो रहे हैं, क्योंकि ये तो खुली इजाजत दे दी गई है ना कि जाओ खनन करो, ये पहाड़ी तो है ही नहीं, नो एक्शन। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 12,081 पहाड़ियों में से केवल 1,048 ही इस नई परिभाषा पर खरी उतरती हैं, यानी कि 90% अरावली अब खनन और रियल एस्टेट के लिए खुल सकती है। GIS मैपिंग में पहले ही 3,000 से अधिक जगहों पर खनन के नुकसान दिख चुके हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि निचली पहाड़ियों पर खनन शुरू होने से भूजल स्तर गिर सकता है और मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ सकता है। इतना सब कुछ होने पर सरकार कुछ तो सोच रही होगी, कुछ तो बोल रही होगी ना। सरकार वही काम कर रही है जिसमें वो बेस्ट है, झूठ परोसना, विरोध करने वालों पर लाठियां चलवाना और हमारी आपकी चिंताओं को साजिश बताना। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को निर्देश दिए हैं कि अरावली की एक समान परिभाषा तय की जाए, ताकि किसी भी राज्य में अलग अलग व्याख्या के आधार पर नियमों का उल्लंघन ना हो सके। इसी दिशा में सरकार ने स्पष्ट और वैज्ञानिक परिभाषा तय की है। उनका यह भी कहना है कि खनन बढ़ने की बात भ्रम है। एक तो सिफारिश किया है आपने, दूसरा खनन तो हो ही रहा है ना, और तीसरा जो अपने फायदे के लिए आप लोगों से नियम कानून बनवा दे रहा है, उसके लिए कितना ही मुश्किल है किसी भी पहाड़ी को कागज में 100 मीटर से नीचे दिखा देना। कागजों पर तो क्या ही क्या करते हैं आप लोग, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं, जिनका काम पद के हिसाब से पर्यावरण को बचाने के लिए कदम उठाने का होना चाहिए, मगर इनका सारा कार्यकाल पर्यावरण के शोषण को आसान करने में बीत रहा है। ये खाली अरावली के ही साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं। ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट देखिए इनका। इस परियोजना को पर्यावरण मंजूरी दी गई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, विशिष्ट बायोडाइवर्सिटी हटाने और ट्राइबल अधिकारों पर बात बनाई। इसी काम के लिए तो इन्हें रखा गया है ना। आपको अगर लगता है कि यार ये तो बहुत गलत बात है, सरकारी पावर का इस्तेमाल इस तरह से और ऐसी घटिया चीजों के लिए नहीं होना चाहिए, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि कुछ इससे भी खतरनाक मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस
क्लियरेंस, इसके बारे में जानते हैं आप? इसका मतलब है कि बिना किसी की मंजूरी के अवैध तरीके से कंपनियां खनन करें या निर्माण करें, बदले में उन्हें सजा नहीं होगी, क्योंकि वो काम पूरा करने के बाद भी क्लियरेंस ले सकते हैं। भारत में EIA नोटिफिकेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 के तहत नियम साफ है कि कोई भी खनन, डैम, हाईवे, फैक्ट्री, पावर प्लांट, रियल एस्टेट आदि परियोजना का काम शुरू करने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी लेना जरूरी है, वरना काम अवैध ही माना जाएगा। भूपेंद्र यादव के पर्यावरण मंत्री रहते एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस को EIA में जोड़ा गया। इसको क्यों जोड़ा गया और इसके तार कहाँ जोड़ते हैं ये भी बताती हूँ मैं। 4 धाम ऑल वेदर रोड से कैसे, ये बताने से पहले एक बात मैं और बता देती हूँ कि ये मत समझिएगा कि ये केवल एक आदमी की कारस्तानी है, सबके सब मिले हुए हैं। ये तो मोहरे हैं, प्यादे हैं, हुक्म तो बादशाह का ही है ना। कैसे धीरे धीरे देश के संसाधनों को सरकारी मित्रों ने चूस लिया, पहाड़ों को खोखला कर दिया, ये भी बताते हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोड उत्तराखंड में चारों धामों को जोड़ती हुई सड़क बनाने की परियोजना। 4 धाम परियोजना कुल 889 किलोमीटर की है। 100 किलोमीटर से लंबी किसी भी परियोजना के लिए EIA अनिवार्य होता है, यानी कि क्लियरेंस लेना पड़ेगा अगर 100 किलोमीटर से लंबी सड़क है। इस प्रोजेक्ट में एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया गया। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि कागजों में इस पूरी परियोजना को 53 भागों में बांट दिया गया। सबकी लंबाई 100 किलोमीटर से कम हो गई, तो क्लियरेंस को बाईपास कर दिया गया। मोदी जी की ड्रीम परियोजना में इतनी मेहनत लगी, मंत्रालय ने सबक लिया और मंजूरी पहले लेने के नियमों को मैंडेटरी से ऑप्शनल बना दिया। परियोजना के लिए लगभग 1 लाख पेड़ काटे गए, नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। फल किसने भोगा? आम जनता ने। उत्तराखंड के पहाड़ दरकने लगे, लैंडस्लाइड की संख्या बढ़ गई, लोगों की जानें गई। पर्यावरण कार्यकर्ता प्रोफेसर रवि चोपड़ा ने सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा कि चमोली में आई आपदा के पीछे कहीं न कहीं 4 धाम जैसे प्रोजेक्ट भी जिम्मेदार हैं। इसी तरह देश के सबसे घने जंगलों में से एक हसदेव को मित्र को सौंप दिया गया। लोग बोले तो उन पर लाठियां चलाई गई। किसी ने सही कहा है कि एक पेड़ मां के नाम, पूरा जंगल बाप के नाम। सब कुछ साफ है, सब कुछ सबके सामने है। अगर आज हम नहीं बोले तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि तुमने अरावली को मरते हुए क्यों देखा, तुम चुप क्यों रहे। ये केवल वीडियो नहीं है, ये चेतावनी है। आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।